गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एकीकरण की पहली क्लास के बाद हम पढ़ रहे थे इटली का एकीकरण। एक क्लास हमारी हो चुकी है। दूसरी क्लास में हमें पढ़ते हैं इटली के एकीकरण के बाद में जो युद्ध हुए। पहले चरण में हमने देखा क्या समस्याएं थी, क्या सहायक तत्व थे, क्या बाधाएं थी और किस तरह से पृष्ठभूमि का निर्माण होता है एकीकरण में। अब जो हम देखने वाले हैं वो एकीकरण के बाद, एकीकरण के दौर में जब एकीकरण का समय अंतिम समय चलता है, उस समय कौन कौन से राष्ट्रों से युद्ध करना होता है, किस किस से साथ सहायक किससे संधि करनी पड़ती है। तो देखिए हम पढ़ चुके थे प्लोम्बियर समझौता जो फ्रांस और सार्डिनिया के मध्य होता है, नेपोलियन और विक्टर इमानुएल के मध्य में समझौता होता है कि जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होगा तो फ्रांस सैनिक सहायता किसको देगा, सार्डिनिया को। सार्डिनिया और फ्रांस मिलकर दोनों के दोनों युद्ध करने वाले थे, किसके साथ में, ऑस्ट्रिया के साथ में। तो पहला जो बाधक तत्व है उसी को मिटाते हैं, ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है पहले चरण में। हम इसको चरणों में बांट देते हैं, प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। तो पहले चरण में देखिए ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया के पास लोम्बार्डी और वेनेसिया का प्रदेश था जो चाह रहा था सार्डिनिया, जिसको जो एकीकरण में समस्या थी ऑस्ट्रिया, उससे लोम्बार्डी और वेनेसिया के फ्रांस जो प्रदेश थे प्राप्त करना चाह रहा था। और सहायता किसकी ली उसने, फ्रांस की सहायता ली। तो फ्रांस की सहायता के साथ 1859 में जो कावूर था इस समय प्रधानमंत्री था। पहले ये देख लेते हैं, युद्ध के बाद न दो संधियां होगी, एक तो विलाफ्रेंका की संधि और दूसरी ज्यूरिख की संधि। इनको हम देखेंगे बाद में। यहाँ जानकारी लिख दिए, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, विलाफ्रेंका और ज्यूरिख की संधि। ऑस्ट्रिया का सम्राट था इस समय जोसेफ और फ्रांस का था नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय कहां का था, फ्रांस का। और बात करें सार्डिनिया या इटली का, वो था विक्टर इमानुएल। ये तीन शासक थे यहां पर, दोनों के दोनों मिलकर किसके खिलाफ आक्रमण होता है, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। कैसे होगा, कावूर ने क्या किया, यहां पर देखिए सीधा युद्ध ना करके ऐसा एक रास्ता ढूंढा। सार्डिनिया का जो कावूर था, कावूर ने दो प्रांतों में विद्रोह कर दिया, मस और कर्नाटक। ये दो प्रांत थे जो किसके अधिकार में थे, ऑस्ट्रिया के अधिकार में थे। यहां पर विद्रोह करवा दिया। ऑस्ट्रिया ने अल्टीमेटम दिया कावूर को या सार्डिनिया को कि ये विद्रोह बंद करवा दे 3 दिन में, नहीं तो आक्रमण झेलना पड़ेगा। कावूर तो यही चाहता था, यही सोचता था, दिमाग में यही था। विद्रोह करवाने का कारण यह था कि ऑस्ट्रिया आक्रामक लगे, यानी ऑस्ट्रिया युद्ध करने वाला लगे। ऑस्ट्रिया को भड़काया, ऑस्ट्रिया ने युद्ध शुरू कर दिया। इधर दोनों ने मिलकर, फ्रांस और नेपोलियन दोनों ने मिलकर युद्ध करते हैं। युद्ध में ऑस्ट्रिया की क्या होती है, हार होती है। पर देखिए हार होने से पहले ही, युद्ध में ऑस्ट्रिया की तो हार होगी, पर हार होने से पहले महत्वपूर्ण बात, फ्रांस का नेपोलियन था उसके दिमाग में कुछ और ही चल पड़ा। उसको लगा कि कहीं मैंने ऑस्ट्रिया से ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया मैंने इटली को दिलवा दिए, सार्डिनिया को दिलवा दिए, तो मेरी सीमा पर एक बड़ा ताकतवर देश बनकर निकल जाएगा। कौन, इटली या सार्डिनिया, जिसको बाद में मुझसे भी मुकाबला, या मेरे को जिससे मुकाबला करना पड़ेगा। तो फ्रांस क्या करता है, आधे ही युद्ध में, युद्ध जब चल रहा होता है, आधे ही युद्ध में, युद्ध के बीच में ही युद्ध से अलग हो जाता है। कौन, फ्रांस। और अलग होकर विलाफ्रेंका की संधि कर लेता है। कौन सी, विलाफ्रेंका की संधि कर लेता है। किसके साथ में, ऑस्ट्रिया के जोसेफ के साथ में। किसके, ऑस्ट्रिया का कौन है, जोसेफ के साथ में कौन सी संधि होती है, विलाफ्रेंका की। ये कब की बात है, ये जुलाई 59 में, 11 जुलाई 1859 में। कौन करता है, फ्रांस युद्ध से अलग हो जाता है और विलाफ्रेंका की संधि करता है। किसके साथ में, ऑस्ट्रिया के साथ में, क्योंकि उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो सार्डिनिया एक ताकतवर देश बन जाए, युद्ध से अलग हो गया। इस संधि में कुछ शर्तें तय की गई। हालांकि कावूर नाराज था, सार्डिनिया नाराज था कि इसके बिना पूछे ही इसने ऑस्ट्रिया से संधि कर ली, जबकि युद्ध में तो साथ साथ लड़ने का बात की थी हमने, प्लोम्बियर समझौता किया था, किंतु युद्ध समाप्त हो गया, संधि तय की गई। संधि में देखो लोम्बार्डी और वेनेसिया का प्रदेश था, तो लोम्बार्डी तो जो मिला
वो मिल गया सार्डिनिया को, ठीक है। दोनों मिलने थे पर केवल लोम्बार्डी मिला। और नंबर 2 जो था वेनेसिया, वो अभी भी किसके पास में रहा, ऑस्ट्रिया के पास में ही है। ऑस्ट्रिया के पास में ही वेनेसिया का प्रांत अभी नहीं लिया है, केवल लोम्बार्डी लिया गया है। इसके अलावा नंबर 3 जो बात करें हम, पर्मा, मेडोना, टस्कनी, रोमाग्ना और बोलोग्ना, ये जो मध्य इटली के प्रांत थे, ये मध्य इटली के प्रांत पुनः स्वतंत्र बना दिए गए और इन सब राज्यों का पोप के अधीन एक क्या बना दिया, राज्यों का संघ बना दिया। किसके अधीन, पोप के अधीन। किसके अधिकार में दे दिए गए, पोप के अधिकार में इनका एक संगठन बना दिया गया मध्य इटली के राज्यों का। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, और क्या शर्तें थी। एक शर्त इसमें यह थी कि भविष्य में जो सेवाएं और नीस का प्रदेश फ्रांस को देने की बात थी, वो यहां पर नहीं की जाती है। फ्रांस को कुछ भी युद्ध में नहीं मिलता है, तो वो शर्त नहीं है। एक तरह से यूं कह सकते सामान्य सी बात है, जो मिलना था वो फ्रांस को नहीं मिला। लोम्बार्डी सार्डिनिया को मिल गया, वेनेसिया ऑस्ट्रिया को मिल गया, पर्मा, मेडोना, टस्कनी, रोमाग्ना और बोलोग्ना को मिला करके एक राज्यों का संघ पोप के नेतृत्व में बना दिया गया। अब देखिए नाराज हो गया कौन, काबूल। काबूल इस बात से नाराज हो गया कि बिना पूछे ही नेपोलियन ने संधि कर ली, तो काबूल ने अपना त्याग पत्र दे दिया प्रधानमंत्री पद से। समझा है बहुत विक्ट्री इमानुएल ने, नहीं ऐसा मत कर, पर फिर भी काबूल त्याग पत्र दे देता है। अब युद्ध खत्म हो चुका है, फ्रांस अलग हो चुका है, विक्टर की हालत खराब है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। तो ऐसे में 10 नवंबर 1859 को ही एक तरफ है ऑस्ट्रिया, फ्रांस और सार्डिनिया, तीनों के मध्य जो विलाफ्रेंका की संधि हुई थी पहले, इन दो के मध्य विलाफ्रेंका की संधि हुई थी, उस संधि को मान्यता देने के लिए सार्डिनिया भी इसमें मिल जाता है। और पूरक संधि होती है जूरिक की संधि, जूरिक या जूरिक संधि होती है 10 नवंबर 1859 को। सार्डिनिया इस संधि के तहत इसको मान्यता दे देता है कि भाई ये जो संधि की गई है आप लोगों के विलाफ्रेंका की, वही मुझे मान्य है। और इस चरण में केवल और केवल लोम्बार्डी का प्रदेश मिलता है इटली को। तो एकीकरण का पहला चरण पूरा हो जाता है, ऑस्ट्रिया युद्ध में परास्त हो जाता है और वेनेसिया बाकी रह जाता है। अब देखिए नंबर 2, सेकंड जो चरण की बात करें, जो दूसरे चरण की बात करें वो है मध्य राज्यों का। काबूल वापस से विक्टर इमानुएल के कहने पर वापस से प्रधानमंत्री का पद ज्वाइन करता है। भाई कहां जाएगा, कोशिश तो की थी उसने पर नहीं हो पाया, पर फिर वो वापस से पुनः प्रधानमंत्री बन जाता है काबूल। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो एक कूटनीति चाल करता है, फ्रांस को समझाता है। फ्रांस भाई ठीक है तू युद्ध से अलग हो गया कोई बात नहीं, पर फिर भी उसको समझाता है। क्या समझाता है कि देख मध्य इटली के जो राज्य हैं जिसमें पर्मा, मेडोना अभी बताए थे, टस्कनी, बोलोग्ना, रोमाग्ना, इनमें क्या करवाता हूं मैं, जनमत संग्रह करवाता हूं। और साथ ही सेवाय और नीस में भी जनमत संग्रह करवाता हूं। कौन से, सेवाय और नीस प्रदेश में भी मैं क्या करवाता हूं, जनमत संग्रह। इस जनमत संग्रह में जो तेरी तरफ मिलने के इच्छुक होंगे वो तेरे में मिल जाएंगे, जो मेरी तरफ मिलने के इच्छुक होंगे वो मुझ में मिल जाएंगे, ऐसा काबूल कहता है। फ्रांस मान लेता है कि भाई सहजता से ही उसको जो चाहिए था वो मिल रहा है, बिना लड़ाई लड़ाई सेवाय और नीस का प्रांत मिल रहा है। नीस और सेवाय प्रदेश जहां गेरिबाल्डी की जन्मभूमि, गेरिबाल्डी की जन्मभूमि, जिसके कारण से वो नाराज होगा। बाद में देखते हैं गेरिबाल्डी कौन था। तो पर्मा, मेडोना और टस्कनी में जनमत संग्रह, सेवाय नीस में जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह में सेवाय और नीस तो फ्रांस में मिलने के इच्छुक होते हैं, और ये जो पांचों प्रांत थे पर्मा, मेडोना, टस्कनी, रोमाग्ना और बोलोग्ना, वो मिलते हैं इटली में या सार्डिनिया में मिलने में समर्थ हो जाते हैं। तो एकीकरण का दूसरा चरण बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी लड़ाई के पूरा हो जाता है। जनमत संग्रह से सेवाय नीस फ्रांस को मिल जाते हैं, जिसके कारण से गेरिबाल्डी नाराज हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि इनका विलय इटली में हो, किंतु ऐसा नहीं हो पाता।
तो एकीकरण का हमारा दूसरा चरण यहां पर पूरा रहता है, जिसमें केवल जनमत संग्रह के आधार पर काम होता है। अब बढ़ते हैं एकीकरण के तीसरे चरण की ओर। छोटे छोटे हैं। अब तीसरे चरण में क्या होता है कि जो नेपल्स और गैरिबाल्डी है, यहां पर नाम आएगा किसका, गैरिबाल्डी का। तो गैरिबाल्डी ने क्या किया, एक सेवाय और निस प्रांत का रहने वाला था, बहुत ही अलग थलग रहने वाला व्यक्ति था। प्रारंभ में वो एकीकरण करना चाह रहा था, किंतु बाद में वो चला जाता है दक्षिण अमेरिका। 1854 में वो दक्षिण अमेरिका से पुनः वापस आता है। कहां से, दक्षिण अमेरिका से पुनः वापस आता है। और वापस आने के बाद में दक्षिण अमेरिका से 1854 में गैरिबाल्डी आता है, तो यहां पर आने के बाद वो एक लाल कुर्ती दल लेकर आता है। कौन सा दल, लाल कुर्ती दल का गठन करता है। वो लेकर यहां पर पहुंचता है। लगभग 1000 स्वयं सेवक थे जो अपनी इच्छा से इसके साथ शामिल हुए थे। वो इसमें लाल कुर्ती दल में शामिल होते हैं। किसके साथ में, गैरिबाल्डी के साथ में। अब गैरिबाल्डी क्या करता है, नेपल्स और सिसिली के प्रांत, नेपल्स और जो सिसिली के प्रांत थे उन पर अपने इस लाल कुर्ती दल को लेकर के, इस लाल कुर्ती स्वयंसेवकों की सहायता से जाता है, सिसिली पर आक्रमण करता है और अधिकार कर लेता है। कौन, गैरिबाल्डी अधिकार करता है, स्वयं को अधिनायक भी घोषित कर देता है, यानी स्वयं उसका शासक बन जाता है सिसिली का। नेपल्स पे भी अधिकार करने के लिए आगे बढ़ चुका था, यानी नेपल्स पे अधिकार लगभग हो ही चुका था। ये किसका है, लाल कुर्ती दल गैरिबाल्डी का। एकीकरण का हम पढ़ रहे हैं तीसरा चरण। पहले चरण में हमने लोम्बार्डी प्राप्त किया इटली के लिए, दूसरे चरण में हमने मध्य प्रांत को, तीसरे चरण में नेपल्स और सिसिली। गैरिबाल्डी जीत लेता है। अब ऐसे में देखो, विक्टर इमानुएल सोचता है कि कहीं ये प्रांत हाथ से ना निकल जाए, गैरिबाल्डी हमेशा के लिए इन पर अधिकार ना कर ले। तो विक्टर चलता है अपनी सेना लेकर काबुल के साथ में नेपल्स और सिसिली की तरफ। और टियानो में, टियानो प्रांत था, टियानो प्रांतों में दोनों की भेंट होती है, विक्टर इमानुएल और गैरिबाल्डी की। गैरिबाल्डी और विक्टर इमानुएल की दोनों की भेंट होती है टियानो प्रांत में। गैरिबाल्डी जो था नेपल्स और सिसिली का अधिकार सौंप देता है किसको, विक्टर इमानुएल को, कि भाई ये अब आपके अधिकार में रहेंगे, आप ही इस इटली के यूं कहें कि सम्राट हो, आप ही इसका एकीकरण पूरा करें। ये कहकर गैरिबाल्डी चला जाता है। विक्टर इमानुएल यहाँ प्रस्ताव रखता है प्रधानमंत्री पद का या बड़ा पद देने का। गैरिबाल्डी कहता है मैंने अपनी जो सेवा थी वो मैं अपने देश के प्रति कर चुका हूं, और वो अकेला एक टापू पर, निर्जन टापू पे जाकर अपना जीवन बिताता है। तो गैरिबाल्डी का यहाँ योगदान हो गया कि नेपल्स और सिसिली एकीकरण के तीसरे चरण में इटली में मिल जाते हैं। ये काम करता है गैरिबाल्डी। एकीकरण का जो चौथा चरण है, छोटे छोटे हैं, अब वो भी एक आसानी से पूरा हो जाएगा। एकीकरण के चौथे चरण में देखिए क्या होता है। चौथा चरण हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, जो वेनेशिया का प्रदेश पहले रह गया था, कौन सा प्रदेश, वेनेशिया का प्रदेश किसके पास रह गया था, ऑस्ट्रिया के पास में, उस पहले युद्ध के बाद। वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधिकार में था, अभी भी इटली इसको प्राप्त करना चाह रहा है, यानी सार्डिनिया इसको प्राप्त करना चाह रहा है। तो सार्डिनिया क्या करता है, प्रसा के साथ संधि करता है, प्रसा के साथ संधि करता है, क्योंकि प्रसा के एकीकरण में भी बाधक था ऑस्ट्रिया। तो प्रसा के साथ संधि होती किसकी, इटली की या सार्डिनिया की। दोनों के मध्य आपस में संधि होती है। ये दोनों आपस में, ये भी दुश्मन थी, ये भी आपस में दुश्मन है, और ये भी आपस में दुश्मन है। तो दुश्मन के दुश्मन दोनों क्या हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, इटली और प्रसा, या यूं कहें सार्डिनिया और प्रसा मित्र हो जाते हैं। दोनों मिलकर किसके खिलाफ आक्रमण करते हैं, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। प्रसा इसको कहता है कि अगर तू मुझे सहायता देगा, तुझे वेनेशिया दिलवा दूंगा, वेनेशिया का प्रांत तुझे दिलवा दूंगा, ऐसा प्रसा कहता है। चलो युद्ध होता है 1866 में, युद्ध होता है 1866 में, दोनों मिलकर युद्ध करते हैं। ऑस्ट्रिया युद्ध में पराजित हो जाता है और प्राग की संधि होती है। हमने पहले जर्मनी के एकीकरण में पढ़ा था, प्राग की संधि होती है। इस प्राग की संधि के तहत जो वेनेशिया का प्रांत है वो इटली को मिल जाता है, और इटली के एकीकरण का चौथा चरण पूरा हो जाता है। यानी एकीकरण के चौथे चरण में इटली को क्या मिलता है, वेनेशिया का प्रांत। किससे, ऑस्ट्रिया से। किसकी सहायता करने पर, प्रसा की सहायता करने पर, और दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करते हैं। एकीकरण के 4 चरण पूरे हो गए, लगभग एकीकरण पूरा हो चुका है। अब जो एकीकरण में कुछ बच गया वो है एक खाली रोम का प्रांत। 5वां चरण की बात करें
तो क्या बच गया? रोम। इटली की राजधानी है वर्तमान में, और इटली का हृदय भी था। इटली का क्या था? हृदय। अब इसके बिना तो इटली का एकीकरण पूरा ही नहीं हो सकता था। हालांकि कर दिया गया था, पर फिर भी चाहत तो ये थी कि भाई हम संयुक्त इटली का, एकीकृत इटली का राजधानी जो बनाए वो रोम को हमें बनानी है। तो यहां इटली को एकीकरण के लिए क्या करता है? 1871 में युद्ध होता है। कब? 1871 में किस किस के मध्य? एक तरफ प्रसा है यानी जर्मनी, और दूसरी तरफ फ्रांस, दोनों के मध्य युद्ध होता है। कौन सा? सेडान का युद्ध। कब? 1870 में युद्ध होता है। फ्रांस और प्रसा के मध्य में सेडान का युद्ध होता है। उस सेडान के युद्ध में इटली, क्योंकि फ्रांस को तीन ओर से आक्रमण किया था। किसने? प्रसा ने। प्रसा का बिस्मार्क था, तीन ओर से आक्रमण, फ्रांस को घेर लिया। तो फ्रांस को जो रोम था वहां से अपनी सेनाएं बुलानी पड़ी। फ्रांस अपनी सेनाएं रोम से वापस से बुला लेता है, और रोम में ताकत कम पड़ जाती है, तो ऐसा मौके का फायदा उठाकर आक्रमण करता है। कौन? इटली। कहां पर? रोम पर। और रोम पर अधिकार कर लेता है। रोम पर किसका अधिकार हो गया? इटली का। तो इधर तो इटली का एकीकरण पूरा हो गया, और इधर फ्रांस युद्ध में पराजित हो गया, तो प्रसा का एकीकरण भी पूरा हो गया। यानी जर्मनी और इटली का एकीकरण दोनों का एक साथ होता है, रोम पर अधिकार होने के बाद इटली का एकीकरण। अब देखिए कैसे जनमत संग्रह भी करवाया जाता है रोम में। ध्यान रखना, यहां ऐसा नहीं है कि जनमत का अवहेलना की गई, जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह के बाद ज्यादातर जनता रोम में विलय के पक्ष में, इटली में विलय के पक्ष में थी। एकीकरण पूरा हो गया। अब देखिए 12 जून 1871 को 12 जून 1871 को संयुक्त इटली की जो संसद है उसका उद्घाटन होता है। संयुक्त इटली जो हमने बनाया, संयुक्त इटली की संसद का क्या होता है? उद्घाटन। यानी इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है। यहां पर ये कह सकते हैं कि मेजिनी सभी का योगदान है। तो मेजिनी का तो नैतिक बल, जो उसने नैतिक बल काम में लिया। गैरिबाल्डी की तलवार, गैरिबाल्डी की क्या थी? तलवार। काबूल की कूटनीति या कलम, काबूल की कूटनीति या कलम, और साथ ही विक्टर इमानुअल का रूपी शरीर। विक्टर इमानुअल ने शरीर बनकर क्या किया? इस इटली का एकीकरण पूरा करते हैं 1871 में। 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है। और देखिए कितने चरण हमने पढ़े हैं? 5 चरण। पहले चरण में वापस एक रिवीजन कर लेते हैं। पहले चरण में हमने देखा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, वेनेसिया की लोम्बार्डी की प्राप्ति। दूसरे चरण में मध्य राज्यों में जनमत संग्रह, परमा, मेडोना, टस्कनी, रोमग्ना, बोलोग्ना का विलय, सेवानिस फ्रांस को दे दिए गए। तीसरे चरण की बात करें तो नेपल्स और सिसिली पर अधिकार करता है गैरिबाल्डी। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में जो वेनेसिया है वो प्राप्त होता है ऑस्ट्रिया से इटली को, और 5वें चरण में रोम की प्राप्ति और एकीकरण पूरा होता है। धन्यवाद।